नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में सीएम आज समीक्षा बैठक करेंगे। चार धाम रोड परियोजना की सीएम समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में यह मीटिंग होने वाली है। पीडब्ल्यूडी सचिव समेत तमाम अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जो सबसे अहम मुद्दा है वो यही है कि किस तरीके से इस वक्त ऑल वेदर रोड का निर्माण काम चल रहा है और इसी को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होनी है। अब तक ये प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है और अड़चनें क्या क्या आ रही हैं चारधाम रोड परियोजना की राह में, ये तमाम मुद्दे होंगे जो कि अधिकारी भी सीएम के सामने रखेंगे। और कोरोना की वजह से काफी काम पर असर पड़ा है और उसे किस तरीके से उस असर को कम किया जा सकता है, रफ्तार कितनी बढ़ाई जा सकती है इस काम को लेकर के, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। कई जगहों पर सवाल भी उठ रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर, स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। मुमकिन है कि इन सारे पहलुओं पर भी मीटिंग के दौरान चर्चा हो। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज चारधाम रोड को लेकर के, ऑल वेदर रोड को लेकर के जो बातचीत होनी है, मेन मुद्दे क्या होंगे इसमें? देखिए, मैंने कहा जो चारधाम रोड परियोजना है ये उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और कहा जाता है कि चारधाम रोड परियोजना जिस दिन इसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। इसको लेकर लगातार केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर भी गंभीरता बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हर महीने हर हफ्ते इसकी समीक्षा करते हैं। आज भी वही समीक्षा बैठक होगी। ये पूरी परियोजना करीब 890 किलोमीटर की है, जो 12,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अभी तक इसको 7 पैकेज में मैंने कहा बांटा गया है, जो जिसमें जो सड़कें हैं वो चारधाम को जाने वाले हाईवे हैं। इसके अलावा टनकपुर पिथौरागढ़ का भी एक हाईवे है। इस पूरे 890 किलोमीटर की सड़कों को 7 पैकेज में बांटा गया है, 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और इन 7 हिस्सों को भी 53 सब पैकेज में बांटा गया है। जो 53 सब पैकेज हैं उसमें अभी 13 ऐसे पैकेज हैं जिनके अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पाई है, जिनके मार्ग में बहुत सारे रोडें अभी हैं, तो उसको लेकर भी इसमें समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो शेष 40 सैंक्शन प्रोजेक्ट हैं, डिपार्टमेंट का दावा है कि इसमें से 404 प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो 36 प्रोजेक्ट हैं उन पे 80% काम हो चुका है और ये दावा है कि 31 मार्च 2021 तक इनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो चारधाम रोड परियोजना, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें साथ साथ यूटिलिटी डक्ट भी इसमें डाली जा रही है, ताकि भविष्य में जब सड़कें कंप्लीट हो जाएगी, जब निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा, आपको यदि टेलीफोन की वायर गुजारनी है, बिजली की वायर गुजारनी है, तो आपको सड़क अलग से न खोदने पड़े। इसके साथ साथ यूटिलिटी डक्ट में वो सारी चीज़ें डाली जाएंगी। तो अभी तक करीब 450 किलोमीटर हिस्से में यूटिलिटी डक्ट डालने का काम कंप्लीट किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर आज अधिकारियों से इसमें बातचीत की जाएगी कि फौरी तौर पर जो टारगेट रखा गया है, डेट ऑफ कंप्लीशन है कि मार्च 21 तक आप इसको कंप्लीट कर दें, तो उसकी प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी कि किस तरह के। लेकिन गुणवत्ता को लेकर भी सवाल होगा, क्योंकि अगर सही काम करना है तो जितने वक्त की जरूरत होती है वो वक्त लगेगा। ऐसा ना हो कि काम का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि या तो गुणवत्ता से समझौता हो जाए, या दूसरी तरफ जब हम सड़क बना रहे होते हैं, पहाड़ों को काटना होता है, तो वहां पर खतरनाक रास्तों का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कि आगे भविष्य में जाकर दिक्कत खड़ी हो। इन बातों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, मैंने कहा जिस तरह से आप लगातार खबरें देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि लगातार जो चारधाम रोड परियोजना है, जो चारधाम के मार्ग हैं उन पर लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है और कई लोग अभी तक इसमें उनकी जान जा चुकी है। रोज लैंडस्लाइड की घटनाएं हम देख रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ इसमें गिर रहे हैं। तो इसको लेकर भी गंभीरता के साथ विचार होगा कि जो पहाड़ कटान का काम किया जा रहा है, क्या वो मानकों के अनुरूप वो कटान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात इसमें मैंने कहा यह है कि कोरोना काल में जो लेबर है, अधिकांश लेबर यहाँ से माइग्रेट कर चुकी है। जो सड़कों का निर्माण कार्य है, जो अन्य निर्माण कार्य हैं, उनमें इसलिए विलंब हो रहा है कि लोगों को लेबर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। ये तमाम वो चुनौतियां हैं जो इस वक्त चारधाम जो रोड है उसके सामने आ रही हैं और इन्हीं पहलुओं पर आज चर्चा होगी मीटिंग के दौरान। धन्यवाद आपका सुनील, पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं बारिश की, जिसकी वजह से प्रदेश का हाल बेहाल है। अभी भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है लोगों को, क्योंकि आज तो भारी से भारी बारिश का अलर्ट है ही, लेकिन आज के बाद यानी कल भी बारिश होगी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, ये मौसम विभाग ने कहा है। ज्यादातर हिस्सों में अगर आज की बात करें तो भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में आज भी हालात बहुत खराब हो सकते हैं, भूस्खलन और दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है और प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।
पिथौरागढ़ की एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। बंगापानी तहसील में एक बाइक जौल नाले के तेज बहाव में बह गई, जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस तस्वीर को देखिए, नाले का बहाव कितना तेज है। पानी के इस तेज बहाव में बाइक फंस गई, जिसमें एक शख्स की भी जान चली गई। मृतक आईटीबीपी में जवान था। बाइक सवार दोनों भाई, एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और एक भाई की जान बचाई जा सकी, लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो ये शख्स जो कि आईटीबीपी का जवान बाइक लेकर भाई के साथ निकला था, लेकिन पानी के तेज धार में फंसता है। बाइक समेत वो इस पानी के धार में फंसता और उसकी जान चली जाती है। उधर ऋषिकेश में गंगा और सहायक नदियां उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के बेहद करीब पहुंच गई है और ऐसे में ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न होने लगे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किनारों को गंगा ने अपनी आगोश में ले लिया है। घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं और गंगा में जलस्तर बढ़ने का मतलब होता है कि मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाना। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई गांवों को गंगा अपनी चपेट में ले रही है। उधर चमोली में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से कई सड़कें बंद पड़ी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है। तो ये चमोली की हालत और लगभग पूरे उत्तराखंड की अभी यही स्थिति है। जगह जगह सड़कें बंद है, 200 से ज्यादा सड़कें बंद है और जिन्हें खोलने का काम भी प्रशासन की ओर से, आईटीबीपी जवानों की ओर से चल रहा है। जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोगों की समस्याएं मानसून के दौरान जस की तस बनी हुई है। और अब चंपावत से बड़ी खबर। NH4 पर टनकपुर हाईवे पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने की वजह से NH4 बंद हो गया। NH4 4 जगहों पर बंद हुआ है, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। बारिश की वजह से 6 ग्रामीण सड़कों पर फिलहाल 6 ग्रामीण सड़कों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। और अब बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर हरिद्वार बाईपास पर 2018 में बनकर तैयार हुए 825 मीटर लंबे अजबपुर फ्लाईओवर में धंसाव होने लगा है। फ्लाईओवर की हरिद्वार साइड की 143 मीटर लंबी अप्रोच रोड पर करीब 120 मीटर हिस्सा धंस गया। 143 मीटर लंबी अप्रोच रोड है, जिसमें से 120 मीटर हिस्सा धंस चुका है। इससे बरसात के इस मौसम में फ्लाईओवर को भी खतरा पैदा हो गया है। धंसाव वाले हिस्से में फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है, ट्रैफिक रोक दिया गया है। अप्रोच रोड धंसने की सूचना मिलते ही एनएच के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पाया गया कि जल निगम की लापरवाही की वजह से इस फ्लाईओवर का धंसाव हुआ है। यहां पर जल निगम अप्रोच रोड के नीचे अंडरग्राउंड सीवर लाइन डाल रहा था और इसके लिए 4 सेंटीमीटर गोलाई में रोड काटी जा रही है। इस मौके पर पहुंच के एनएच के अधिकारियों का कहना है कि बरसात में जल निगम की ओर से बिना परमिशन रोड काटकर सीवर लाइन बिछाने का काम हुआ, जिसकी वजह से पानी रिसाव और अप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा। पेयजल संसाधन निगम वालों ने जो सीवर लाइन डाल रहे हैं वो एचडीडी मेथड से कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने सड़क में करीब 100 मीटर तक सड़क के नीचे से 1.5 से 2 फीट तक होल कर दिया है, जिस कारण से भारी बरसात के कारण ये इसमें मिट्टी का कटाव शुरू हो गया अंदर ही अंदर, और जो कि इसको सड़क को धंसा रहा है। चलिए बात एक और मसले की, जो कि लगातार प्रदेश की राजनीति में भी गर्म है। मसला है पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली का और इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हो चुकी है। आज मामले पर सुनवाई होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक और बीसी खंडूरी, राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल को रूलक संस्था ने 361 के तहत पहले ही नोटिस दिया है, जिनके खिलाफ 2 महीने बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होगी। आपको बता दें कि रूलक संस्था की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 3 मई 2019 के आदेश दिया था कि 6 महीने के भीतर बाजार भाव से बंगलों का किराया वसूला जाए। साथ ही सरकार को भी आदेश दिया गया था कि इनके दूसरे भत्तों को जोड़कर भी इनसे वसूली ली जाए। आपको बता दें कि सरकार बकाया वसूलने के बजाय इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए एक एक्ट लेकर आई, लेकिन हाईकोर्ट ने उस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है। उसमें यही है कि
जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो नॉन कंप्लाइड है टिल डेट। जो कोर्ट की डायरेक्शन थी मार्केट रेंट पेमेंट की, और कोर्ट की डायरेक्शन स्टेट के लिए भी थी कैलकुलेशन ऑफ फर्दर एमिनिटीज़ के लिए, वो भी कंप्लाई नहीं हो पाया। तो अब देखना होगा हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि सरकार के लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं होगा अगर हाईकोर्ट का फैसला सरकार के फैसले के एक्ट के खिलाफ आता है। बुलेटिन में अब बात कोरोना अपडेट की। प्रदेश में गुरुवार को आए कोरोना के 416 नए मामले। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 11,302 हो चुकी है। प्रदेश में 4,103 एक्टिव केसेस हैं और अब तक कोरोना की वजह से 143 लोगों की जान जा चुकी है। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के 192 मामले आए, तो देहरादून में 36, हरिद्वार में 107, नैनीताल में 15 केस, उत्तरकाशी में 15, टिहरी में 16, वहीं रुद्रप्रयाग में 4 और पौड़ी में 5 केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। चंपावत की बात करें तो यहां पर 16 नए मरीज सामने आए। बागेश्वर में 9, अल्मोड़ा में 1 केस 24 घंटे में दर्ज किया गया। और इस बीच बड़ी खबर ऋषिकेश से। बीआरओ की चीफ इंजीनियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंजीनियर एएस राठौर और उनकी पत्नी संक्रमित हुई हैं। एम्स में दोनों को भर्ती कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव आए जाने के बाद बीआरओ इंजीनियर और उनकी पत्नी दोनों का ही कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश से ये बड़ी खबर इस वक्त। इधर विकासनगर से खबर, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया ये जा रहा है कि विकासनगर के फूटा रोड में कोरोना के मरीज मिलने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, लेकिन 14 दिन बाद भी इलाके को कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं निकाला गया। वहीं डीएम ने इसे लेकर 9 अगस्त को इलाके को कंटेनमेंट जोन से बाहर किए जाने का एक आदेश जारी किया है। महोदय द्वारा हमसे सूचना मांगी गई थी और हमने उनको सूचना उपलब्ध करा दी है कि किस किस तारीख को कौन पॉजिटिव पाया गया था, आखिरी कब पॉजिटिव पाया गया था, कब वहाँ से लौटे हैं। तो अब इसको खोलने का निर्णय प्रशासन का होता है, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से उसको खोल दिया जाएगा। और अब खबर रामनगर से, जहां देर रात एक व्यक्ति की हत्या हो गई। सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और एक शख्स की इस विवाद में ही जान चली जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र के कठियापुर इलाके का यह मामला है। गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 अगस्त को झंडा फहराने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जहां झंडा फहराना चाहते हैं फहरा सकते हैं, वहां झंडे के लिए पोस्ट बनाने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि 3 सालों में गैरसैंण में एक भी पत्थर नहीं रखा गया, सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी का ऐलान किया गया, लेकिन उसका बोर्ड भी त्रिवेंद्र सरकार नहीं लगा सकी। ये एक सवाल है जो मैं त्रिवेंद्र सिंह जी से कहना चाहूँगा, वो ये बता दें कि विधानसभा भवन जहाँ वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे तो वहाँ के सारे बिल्डिंग को बना करके उसमें उन्होंने कुछ भी जोड़ा है तो मुझे बता दें। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार सरमार क्यों रही है ग्रीष्मकालीन राजधानी का बोर्ड लगाने के लिए? क्या केवल इसलिए शर्मा रही है कि लोग ये कहेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी तो आपने घोषित कर दी और आपने 3.5 साल में एक ईंट नहीं लगाया? और इसी बीच एक बार फिर से ये बात हवा में उड़ने लगी है कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता घर वापसी को तैयार हैं। कांग्रेस विधायक और नेताओं ने उपसदन करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेता कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी वापसी कांग्रेस में होगी। वहीं कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय भी मानते हैं कि अगर कांग्रेस का कोई नेता वापस आना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इससे पहले हरीश रावत भी यही बात कह चुके हैं कि जो आना चाहते हैं कांग्रेस में, लौटना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। छोड़कर उस समय भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उसमें अधिकतर नेता अपने आप को वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके खून में कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के का जुड़ाव है। वो लोग, उनमें से काफ़ी लोग इस समय हाईकमान और बड़े नेतृत्व के संपर्क में हैं और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में उनमें उनकी घर वापसी होगी। तो मेरे विचार से ये बहुत सी चीज़ें हैं, और जो हैं, अगर कोई घर से बिछड़ गया है
अगर वो शाम को वापस आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें क्या परेशानी। इधर डुगड्डा के सिकोट द्वार के बीच बने डेंजर जोन्स का पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया। साथ ही सड़क पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डुगड्डा के चूनाधार के पास हर हुए भूस्खलन से नुकसान का जायजा लिया। एनएच के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखा है कि ये वास्तव में कुछ एक आध स्थानों पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें कठिनाइयाँ हैं। यदि बड़ी बारिश होगी और 2-3 दिन का मूसलाधार बारिश रही तो कई जगह ये पूरा कटान हो सकता है। तो उसको देखते हुए आज इसीलिए बुला है कि तत्काल इस पर क्या हो सकता है कि जिससे कि ये कटान ये रोका जाए, फिलहाल यातायात रुके नहीं। गुरुवार को यूपीसीएल के एमडी नीरज खैरवाल हरिद्वार दौरे पर थे और इस दौरान नीरज खैरवाल ने कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की, साथ ही निरीक्षण भी किया। खैरवाल ने बताया कि अधिकारियों को काम 15 अक्टूबर तक खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हरिद्वार मेला क्षेत्र में एक सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए मेलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पिछले 3 दिनों से पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने खाली बर्तन रखकर जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रभावित है, लेकिन विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है, जिसकी वजह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इधर वन्यजीव प्रेमी संजय छिंबवाल ने सांपों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो सांपों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए बनाई गई है, जिसका विमोचन कॉर्बेट के डायरेक्टर राहुल ने किया। संजय पहले ही क्षेत्र में मौजूद तितलियों पर भी एक पोस्टर जारी कर चुके हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।